हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू YFCC। आज हम चर्चा करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। सबसे पहले जानेंगे इसके उद्देश्यों के बारे में। इसको लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे। ये जो एक्ट है, इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था जिसमें काफ़ी कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से दो एक्ट लाए गए थे। पहला था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और दूसरा जो एक्ट है उसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की चर्चा हम पहले की कड़ियों में कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट है। वो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन में थे, उनका नाम था विलियम पिट। उन्हीं के नाम पे इसका नाम जो पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ब्रिटेन की संसद में जो है ये एक्ट पारित किया गया, पुनः स्थापित किया गया और पारित करवाया गया। तो इस रूप में जो है इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। अब जानेंगे इस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। प्रावधानों की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख प्रावधानों में इसका पहला प्रावधान है कि ब्रिटेन की जो यहाँ पे कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनके आधिपत्य वाला जो क्षेत्र था, तो इस एक्ट के द्वारा उस आधिपत्य के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र सबसे पहले कहा गया। तो इस तरह से इस एक्ट में कहीं ना कहीं दावा प्रस्तुत किया गया ब्रिटेन की सरकार द्वारा या ताज के शासन द्वारा कि जो भारतीय राज्य क्षेत्रों का जो अधिकार जो कंपनी के अधीन आते हैं, वो अब जो है ब्रिटेन के अधीन आने वाले क्षेत्रों के रूप में कंसीडर किए जाएंगे या वैधानिकता जो है इसके द्वारा प्रदान की गई उनको। तो यह एक प्रमुख प्रावधान था। दूसरा प्रमुख प्रावधान के रूप में जो है इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इस पूर्ण नियंत्रण को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो कंपनी है उसके कार्यों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कार्य है व्यापार और वाणिज्य से संबंधित और दूसरा जो कार्य है उस रूप में हम देखते हैं कि कंपनी के पास जो है राजनीतिक कार्य है, वो भी कंपनी को ही करने होते थे। और कंपनी के ये इन राजनीतिक कार्यों को और वाणिज्यिक कार्यों को उस समय एक निकाय था जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इसके संबंध में जो है निर्णय लेता था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और वाणिज्यिक कार्यों को सीमित कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक, जो कि 24 सदस्यीय निकाय था। और अब जो राजनीतिक कार्य है उसके लिए एक नए निकाय का गठन किया गया जिसका नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक पूर्ण रूप से सरकारी निकाय था या गवर्नमेंट बॉडी थी, जिसके अंदर ये 6 सदस्य थे, जिनमें से पहला जो सदस्य होता था वो था राज्य सचिव, जो कि ब्रिटेन की संसद का कैबिनेट मिनिस्टर होता था। इसके अलावा एक अन्य सदस्य होता था जिसका नाम था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और इसके अलावा 4 और सदस्य होते थे जो प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। तो इस तरह से इन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो ब्रिटेन के ताज द्वारा जो की जाती थी। तो इस तरह से पूर्ण रूप से एक जो है बॉडी हो गई जो कि राजनीतिक कार्यों के ऊपर कंट्रोल करती थी। राजनीतिक कार्यों के रूप में हम देखें तो राजस्व से संबंधित, सैन्य मामलों से संबंधित या नागरिक मामलों से संबंधित जो मामले हैं वो राजनीतिक कार्यों के अंतर्गत आते थे, जो अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन आने लग गए थे। नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो इस तरह से हम शासन का एक रूप देखते हैं जिसमें कि 2 रूपों में शासन बंट गया। द्वैध शासन की शुरुआत इस एक्ट से हम मान सकते हैं। वैधानिक रूप से भारत में जो द्वैध शासन की शुरुआत है वो इस एक्ट के द्वारा होती है। द्वैध शासन होता क्या है? सत्ता के जब 2 केंद्र हो जाते हैं तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। इससे पहले बंगाल में 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार जो मिलते हैं उसके द्वारा भी वहाँ पे द्वैध शासन की जो है व्यवस्था होती है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वहाँ स्थापित किया जाता है, जहाँ पे दीवानी संबंधित मामले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होते हैं, बाकी जो प्रशासन है नवाब के अधीन चलता है। तो ये भी एक द्वैध शासन था। लेकिन जब बात आती है वैधानिक रूप से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत, तो यही एक्ट है, इसके द्वारा जो है भारत में द्वैध शासन की शुरुआत वैधानिक रूप से होती है। तीसरी प्रमुख प्रावधान के रूप में हम देखते हैं गवर्नर जनरल से संबंधित प्रावधान। गवर्नर जनरल की शक्तियों को यहाँ पे बढ़ोतरी की गई एक रूप में, और एक जगह पे जो है इसकी शक्तियों को कमी की गई। सबसे पहले जानेंगे कि क्या बढ़ोतरी की गई, क्या वृद्धि की गई गवर्नर जनरल की शक्तियों में। गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि के रूप में जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल थे, उसमें जो है पहले 4 सदस्य होते थे, जिनको इस एक्ट के माध्यम से 1 सदस्य कम कर दिया गया। इस तरह से गवर्नर जनरल की काउंसिल में 3 सदस्य हो गए। अब जो है जो बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की जो परंपरा थी उसमें गवर्नर जनरल का जो निर्णय है वो निर्णायक हो गया, या यूँ कहें कि अब जो है
गवर्नर जनरल को अपने निर्णय लेने में वो सक्षम हो गया और उसको एक वीटो पावर भी दे दी। तो इस तरह से उसका जो मत है वो निर्णायक मत के रूप में हो गया। तो यहाँ पे वो थोड़ा पावरफुल हो गया। दूसरा जो है, इसके अधीन आने वाली जो प्रांतीय सरकारें थी, मद्रास और बम्बई की और बंगाल की, ठीक है, तो ये जो सरकारें हैं इनको गवर्नर जनरल को ये पावर दे दी गई कि यदि वो केंद्रीय शासन या प्रशासन की बात न माने तो यहाँ पे केंद्रीय कानूनों का अनुपालना न करने पर उनकी सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को इसमें इस एक्ट के माध्यम से दे दिया गया। बात करते हैं इसके शक्तियों को कमी की। तो शक्तियों की कमी के रूप में गवर्नर जनरल है कोई भी युद्ध और संधि करता था तो वो अपनी मर्जी से करता था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से जो है एक प्रावधान किया गया कि देसी राज्यों या रियासतों के साथ में या राजाओं के साथ में यदि कोई आप संधि करने जा रहे हैं और युद्ध करने जा रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है आपको एक तरह से इन्फॉर्म करना होगा और वो इसकी स्वीकृति बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेंगे। उसी के बाद में आप जो है देसी राजाओं के साथ में कोई भी संधि कर सकते हो या फिर युद्ध कर सकते हो। तो ये इस तरह से जो है उनकी शक्तियों में, गवर्नर जनरल की शक्तियों में कमी की गई। अब कुछ अन्य प्रावधान भी इस एक्ट के हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले प्रावधान के रूप में जो प्रांतीय बॉडी थी, प्रांतीय सरकारें थी, तो वहाँ पे भी जो गवर्नर थे तो उनकी जो परिषदें होती थी उनमें भी पहले 4 सदस्य होते थे, तो उनमें भी सदस्यों की कमी की गई और वहाँ पे भी सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। तो इस तरह से उनके भी कहीं की पावर्स में बढ़ोतरी कर दी गई, निर्णय लेने की क्षमता उनकी भी वृद्धि हो गई। इसके अलावा जो ये 3 सदस्य होते थे उनमें से एक सदस्य को यहाँ पे सेनापति, प्रांत के सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता था, जिसको कमांडर इन चीफ बोलते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रावधान एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों में इसमें किया गया। इसके अलावा एक और प्रावधान इसमें किया गया जिसमें कि हमने देखा 1773 के एक्ट में कुछ प्रावधान लाए गए थे कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में, जिसमें उनको रिश्वत लेने की जो प्रवृत्ति है उसको कंट्रोल करना था, उपहार लेने की प्रवृत्ति है उसको कंट्रोल करना था, और इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारियों में और अन्य अलग तरीके से वो निजी व्यापार करते थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश 1773 के एक्ट में की गई थी, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल नहीं आ पाया। तो इस एक्ट के माध्यम से उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ और विशिष्ट प्रावधान किए गए, जिसमें कि यदि कंपनी का कोई भी कर्मचारी है वो अवैधानिक कार्यों में या इलीगल एक्टिविटीज़ में यदि संलग्न होता है, जो पहले के एक्ट्स में प्रावधान किए गए थे, वो इलीगली यदि वो काम करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। और वो मुकदमा है चलाने के लिए ब्रिटेन में जो है एक विशिष्ट कोर्ट का जो है गठन किया गया, जहां पर इनके अगेंस्ट में जो है मुकदमा चलाया जा सकता था। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया। तो ये टोटल जो प्रमुख और अन्य प्रावधानों के बारे में हमने आज 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में चर्चा की। तो आज का पिट्स इंडिया एक्ट या आज का जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। आगे आने वाली कड़ियों में हम अन्य एक्टों के बारे में जानेंगे डिटेल से। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।